ये मोह मोह अरे यार ए, चलो बैठ जा। तो आज हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों इकोनॉमिक्स, 10th क्लास का इकोनॉमिक्स, गुर्दा फाड़ इकोनॉमिक्स। जब आप देखिएगा तो अंदर तक हिल जाइएगा। आप पूछे क्या है? ठंडा का मौसम है भाई। चलो बैठ जाओ, बैठो। जब आप देखिएगा तो आप अंदर तक हिल जाइएगा, क्योंकि ठंडा का मौसम है, हम भी हिल रहे हैं। इकोनॉमिक्स नहीं सवाल लड़ा तो जो न सो। आई सब बात तू कर रहा है पागल वाला रे। सुनिए जी, इसमें टोटल जो है ना जी 7 गो चैप्टर है। तो 7 चैप्टर को आज हम लोग एकदम निचोड़ के रख देंगे। अरे आवाज ज्यादा आता है भाई, तुम लोग आवाज नहीं किया करो। वीडियो क्वालिटी बढ़िया आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थोड़ा हम तेल डाले हुए हैं सर में तो थोड़ा अजीब लगता होगा। हाँ बात तो सही है। पहला जो चैप्टर है जी आपका वो है अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था तथा आजीविका। अर्थव्यवस्था तथा आजीविका, अरे नहीं आजीविका नहीं है भाई। इसके विकास का इतिहास, विकास का इतिहास। और आज हमरो ठंडा लग रहा है भाई। दूसरा राज्य एवं राष्ट्र की आय, राज्य एवं राष्ट्र की, जो भी उसको मारेगा हम 10 रुपए देंगे पक्का। लेकिन ऐसे नहीं मारना है, हुमच के लात से मुंह पे मारना है। काहे कि उसको जो है मना की आवाज नहीं करो। पागल है का जी तुम बाबू? राज्य एवं पागल है क्या? राज्य एवं राष्ट्र की आय। तीसरा हमारी वित्तीय संस्था, वित्तीय संस्था। चौथा रोजगार एवं सेवा, रोजगार एवं सेवा। पांचवा वैश्वीकरण, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर वैश्वीकरण। छठा उपभोक्ता, उपभोक्ता जागरण, उपभोक्ता जागरण संरक्षण, उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। समय बीत रहा है तो समय के साथ हम लोग बहुत स्पीड में भागेंगे, समय से हम लोग आगे चलेंगे और इकोनॉमिक्स के सभी सवालों को पकड़ लेंगे। सबसे पहले कि आपको जो अर्थव्यवस्था का जो परिचय जो देना है, अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है, अर्थव्यवस्था क्या है, तो पहले तो आपको डिफिनेशन पता होना चाहिए कि अर्थव्यवस्था क्या है। किसी भी एक विशेष क्षेत्र में, किसी भी एक विशेष क्षेत्र में जब कभी भी सभी आर्थिक क्रियाओं को हम देखते हैं, आर्थिक क्रियाओं को हम जब देखते हैं तो हम उसे कह देंगे कि अर्थव्यवस्था है, उस क्षेत्र का अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था किसी भी क्षेत्र का, याद रखिएगा, बिना किसी क्षेत्र के अर्थव्यवस्था नाम अधूरा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको हम बताना चाहें तो भारत की अर्थव्यवस्था, अमेरिका की अर्थव्यवस्था, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, चीन की अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था जो शब्द है उसके साथ बिना किसी क्षेत्र के उसका अगर हम नाम लेते हैं तो वो अधूरा है। वो क्या है जी? अधूरा है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था किसी क्षेत्र में घटित होने वाली सारी आर्थिक क्रियाएं हैं, और किसी भी देश में जितनी आर्थिक क्रियाएं हो रही हैं और उससे जो भी पूंजी वूंजी जो आ रहा है ना, जो भी उस देश का जो है आर्थिक विकास हो रहा है, सब अर्थव्यवस्था में आ जाएगा। क्या में आ जाएगा? सब अर्थव्यवस्था में आ जाएगा। तो आपको समझना है सबसे पहले कि उपनिवेश किसे कहते हैं। हालांकि इतिहास का विषय है उपनिवेश, लेकिन अर्थव्यवस्था आपको समझना, अर्थव्यवस्था जो चैप्टर इसको समझने के लिए आपको उपनिवेश समझना होगा। उपनिवेश हम किसे कहेंगे? जब कोई भी पावरफुल कंट्री किसी एक क्षेत्र पर आके और अपना शासन करने लगे, अपना शासन जमा दे। जैसे ब्रिटिश जो थे भारत में उपनिवेश थे, ब्रिटिश जो थे भारत में क्या थे? उपनिवेश थे। वो भारत जैसे देश में आए और यहाँ आकर शासन करने लगे और यहाँ की जो है आर्थिक क्रियाओं, आर्थिक चीज़ों पर अपना हस्तक्षेप करने लगे। ठीक है, तो ये था आपका उपनिवेश, ये है उपनिवेश। उपनिवेश हम किसे कहेंगे? तो जब कोई भी शक्तिशाली जब देश किसी दूसरे देश पर आके अपना शासन जमा दे, अधिकार जमा दे,
तो हम उसको उपनिवेश कहेंगे। उपनिवेश कौन है? जैसे हम बता चुके हैं कि ब्रिटिश औपनिवेशिक थे। चलिए, अर्थव्यवस्था का अर्थ अगर आप जानते हैं तो हम एक लाइन में आपको ये बताना चाहेंगे कि हमारी वे सभी क्रियाएं जिसमें हमें आय प्राप्त होती है वे आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, लेकिन अगर कुछ प्रोफेसरों का अगर माने, कुछ जो अर्थशास्त्री हैं, हम उनका अगर बात माने तो उनके अनुसार कुछ आपको याद रख लेना है। जैसे कि ऑर्थर लेविस का याद रखना है कि अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वह अपने संसाधनों का प्रयोग करता है। अगर ब्राउन के अनुसार अगर देखेंगे तो अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। तो कई प्रकार के अर्थशास्त्री हैं, तो उन्होंने अपने अपने विचार के हिसाब से अर्थव्यवस्था को परिभाषित किया है। तो आप देख लीजिएगा, यहाँ से आपसे अर्थव्यवस्था से सवाल पूछेगा जो है आर्थिक क्षेत्र, अर्थव्यवस्था की संरचना, आर्थिक क्षेत्र। तो सबसे पहले कि अर्थव्यवस्था में जब आप आएंगे तो अर्थव्यवस्था को बनने के लिए आर्थिक क्षेत्र चाहिए। आर्थिक क्षेत्र काहे कि जब आर्थिक क्षेत्र में आर्थिक क्रियाएं होंगी तभी अर्थव्यवस्था का निर्माण होगा किसी भी देश की, चाहे वो अर्थव्यवस्था है, बिना आर्थिक क्रिया के नहीं होगा। मतलब वैसी सभी क्रियाएं जिसमें पैसे वैसे का लेन देन होता रहे, बात को समझ रहे हैं, तो हम उसको जो है आर्थिक क्रिया कह देंगे। पैसा से रिलेटेड, रुपया से रिलेटेड, आय, व्यवसाय, हेन तेन सब हो गया। तो आर्थिक क्षेत्र जब आप देखेंगे तो एक होता है प्राथमिक क्षेत्र, एक होता है द्वितीयक क्षेत्र, एक होता है तृतीयक क्षेत्र। तीनों क्षेत्रों को आप याद रखिएगा। अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र? तो 3 गो। एक होता है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। हम इसे कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, हम इसे उद्योग क्षेत्र भी कहते हैं, हम इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। इसमें क्या आएगा? तो इसमें प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग, प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग, कृषि कार्य, पशुपालन, मत्स्य पालन, इन सभी में हम प्राथमिक क्षेत्र को बोलेंगे कि सभी जो है प्राथमिक क्षेत्र के हैं। द्वितीय क्षेत्र की अगर बात की जाए तो उद्योग, जितना भी आप फैक्ट्री वगैरह जो सामान जो बन रहा है, जो भी चीज़ें आप विनिर्माण के सारे कार्य, द्वितीय क्षेत्र, विनिर्माण के सारे कार्य द्वितीय क्षेत्र। और जो सेवा का रूप है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दुकानदार हो गया, डॉक्टर हो गया, मास्टर हो गया, वकील हो गया, पायलट हो गया, नेता हो गया, ये सब किस में आएंगे? तृतीय क्षेत्र में। तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन आएंगे? मजदूर, कृषक, हेन तेन ये लोग आएंगे। उद्योग क्षेत्र में कौन आएंगे? फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग आएंगे। फैक्ट्री से संबंधित सारी चीज़ें उद्योग क्षेत्र में आएंगी। और इसमें आएगा सेवा क्षेत्र में। सेवा के रूप में जो भी हम देख रहे हैं, मानव सब सेवा में। आज एग्जाम्पल के तौर पे हम आपके सामने क्या है? सेवा के रूप में हम आपको सेवा दे रहे हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र, हाँ। चलिए, अब यहाँ से आपसे पूछेगा कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र को जो है बढ़िया से बताइए। तो आपको बता देना है, यहाँ से एगो सवाल एकदम 2 नंबर का बन सकता है, एकदम पक्का है। तो प्राथमिक क्षेत्र एगो इम्पोर्टेंट यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछता है कि प्राथमिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को क्या कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को क्या कहते हैं, तृतीय क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को क्या कहते हैं, है ना? लाल कॉलरधारी, नीले कॉलरधारी, सफ़ेद कॉलरधारी, तीनों को याद रखिएगा, ठीक है? कॉलरधारी के नाम से। चलिए, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र आप जान चुके हैं। अगर आप 2007 के डेटा के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो तृतीय क्षेत्र का जो योगदान है 56% के आसपास दिखा है, प्रतिशत में दिखाया है, ठीक है? 2007 के डेटा के हिसाब से द्वितीय क्षेत्र का योगदान 22% है और प्राथमिक क्षेत्र में 22% का योगदान है। किसके हिसाब से? 2007 के डेटा के हिसाब से। अभी आप सर्च कर लीजिएगा कि अभी के डेटा के हिसाब से प्राथमिक क्षेत्र का जो है राष्ट्रीय आय में कितनी भूमिका है, द्वितीय क्षेत्र का कितना भूमिका है और तृतीय क्षेत्र की कितनी भूमिका है। अब आप आ जाइए अर्थव्यवस्था के प्रकार में जल्दी से। तो अभी आप यहाँ जाने आर्थिक क्षेत्र का प्रकार, अभी आप जानिएगा अर्थव्यवस्था का प्रकार। तो अर्थव्यवस्था के जब आप प्रकार में आइएगा तो अर्थव्यवस्था के मुख्यतः 3 प्रकार, अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार। सबसे पहले पूंजीवादी, फिर आ जाएगा समाजवादी, और तीसरा आ जाएगा मिश्रित, तीसरा आ जाएगा मिश्रित, ठीक है?
तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं। अब तीनों में हो सकता है कि आपसे अंतर पूछ दे या कह दे कि बताइए कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रकारों की चर्चा कीजिए या अर्थव्यवस्था के प्रकारों को लिखिए। तो बढ़िया से आपको लिखना है कि वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें जो है संसाधनों के स्वामित्व का अधिकार, संसाधनों का स्वामित्व जो है किसको मिले, किसी निजी व्यक्ति को या निजी कंपनी को, है ना, निजी कंपनी को। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे निजीकरण ज़्यादा है, तो वहाँ पे जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, कैसा अर्थव्यवस्था है, तो वहाँ पूंजीपतियों का शासन है। मान लो, तो शासन तो नहीं कहेंगे, मतलब अर्थव्यवस्था पर जो अधिकार है ज़्यादातर किनका है, पूंजीवादियों का है। अब समाजवादी कैसे कहेंगे, वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें संसाधनों पर अधिकार सरकार का हो, मतलब सरकार का हो या वहाँ की सत्ता का हो, जो भी हो, राजतंत्र हो, लोकतंत्र हो, जैसे भी हो, मतलब वो जो है अधिकार पूंजी पर किसका होना चाहिए, सरकार का। तो हम कहेंगे कि समाजवादी अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों आते हैं, पूंजीवादी भी आता है और समाजवादी भी आता है। तो जैसे भारत जैसा देश पूंजीवादी भी है और समाजवादी भी है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आप देखेंगे कि अंबानी, अडानी, इन सभी के सभी पूंजीवादी लोग हैं। समाजवादी में आप आएंगे, सरकार की बहुत सारी नीतियां जो लोगों के लिए, लोक कल्याण के लिए हैं, वो समाजवादी भी हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको हम बताना चाहते हैं, जैसे BSNL जो सिम है, सरकार किसके लिए दिया कि जनता उसका यूज करे, लेकिन BSNL के जगह पे एक आ गया एयरटेल, जियो, ये सब जो कंपनी आ गया, ये पूंजीपतियों का। तो ये हो गया समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसको जान लेंगे कि अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहाँ पे किसी पूंजीपतियों के अधिकार क्षेत्र में आता हो तो हम कहेंगे पूंजीवादी, सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता हो तो समाजवादी, और दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता हो तो मिश्रित। हस्तक्षेप के आधार पर है। अब इसमें क्या होता है ना कि इसका जो मेन उद्देश्य जो होता है ना, लाभ कमाना है। इसका मेन उद्देश्य लाभ कमाना है, बात को समझ गए हैं। लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य लोक कल्याण करना है, लोक कल्याण का कार्य करना है, बात को समझ गए। इसका काम लोक कल्याण करना है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों है। गांधी जी के हिसाब से कि जो देखिए 100 में एक आदमी जरूर ऐसा होता है जिसके पास टेक्निक होता है पैसा कमाने का। अब सब कोई देश में रह रहा है, लेकिन सब कोई अंबानी जैसा दिमाग रखता है थोड़ी। अंबानी के पास एक अलग दिमाग है, वो जो पैसा कमाने की जो क्षमता रखता है, हम आप नहीं रखते हैं। उसके पास जो बुद्धि है, जो मानसिकता है, वो हम और आप नहीं रखते हैं। तो उन लोगों को काहे दबाया जाए, उन लोगों को बढ़ने दिया जाए। तो बहुत अच्छा अर्थव्यवस्था है भाई भारत का, पूंजीवादी भी है, मिश्रित भी है, बल्कि समाजवादी भी है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री सबसे ज़्यादा जो है निजीकरण की तरफ जा रहे हैं, है कि नहीं है। सब चीज़ में बेच रहे हैं, कहाँ बेच रहे हैं, सब प्राइवेट कंपनी को दे रहे हैं। तो प्राइवेटाइजेशन होना जरूरी है, लेकिन कुछ प्रतिशत। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अभी आपके सामने एक घटना घटी, इंडिगो वाला मामला जो घटा, तो उसका जो परिणाम क्या था, उसका आखिर ये जो परिणाम हुआ आखिर क्यों हुआ, उसका परिणाम होने का सबसे बड़ा कारण एक ही था कि वो जो है प्राइवेटाइजेशन था, प्राइवेट था। इसलिए आप कितना हल्ला पीट लीजिए, कलेजा पीट लीजिए, कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन अगर वो प्राइवेट नहीं होता, गवर्नमेंट का होता, तो आदमी जो है आग लगा देता, चीखता चिल्लाता, सरकार जरूर सुनती, उसमें सुधार करता। लेकिन वो प्राइवेट है, उसको कोई बोलने वाला कुछ नहीं है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए अभी जो है सरकार के अंतर्गत रेलवे आ रहा है ना। हालांकि देखो प्राइवेट करने का भी बहुत सारा वजह है भाई। प्राइवेट काहे ना करे सरकार, जो सरकारी पदों पर है वो आदमी सूत रहा है इसे। अरे सरकार आपको नौकरी पे लगाया है, सरकार आपको जो है अधिकार दिया है, सरकार आपको उस पद पर लाया है, तो आप अपना कर्तव्य कीजिए, कर्तव्यों का पालन कीजिए, आप उसको मजबूती के साथ निभाइए। आप जो है पैसा लूटे के पीछे पड़े हुए हैं, तो सरकार कह रहा है कि भाई हमारा जो है 20 आदमी का काम था और 100 लोगों को लगाए हैं, तो हमारा काम वहाँ नहीं हो रहा है। आज आप देखिए कि हर गांव में एक सरकारी स्कूल है, लेकिन कितना % लड़का जो है या लड़की जो है वहाँ का ब्रिलियंट है, नहीं है। क्योंकि वहाँ का जो मास्टर है, हम खुद देखे हैं कि वो जो है कितना गद्दारी का काम करता है बच्चों के साथ, उसको जो है बढ़िया से जो है एजुकेट नहीं करता है। और आप यकीन मानिए कि अगर वैसे लोगों में से अगर आप 10 में से 10 का अगर टेस्ट लेंगे ना, तो 7 लोग उसमें से फेल हो जाएंगे आपके टेस्ट में। ये हम अपनी तरफ से नहीं बोल रहे हैं, कोई भी आदमी ऐसा कर सकता है। तो वैसा क्यों कर रहा है? हाँ, कुछ लोग अच्छे हैं, बिल्कुल अच्छे हैं,
सरकारी विद्यालयों में कुछ शिक्षक बहुत बेहतरीन हैं जिनको आज भी हम याद करते हैं, ठीक है, और हमारी नज़र में भी हैं, बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो बेहतरीन हैं, आपके भी नज़र में होंगे। लेकिन मामला ये है कि कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो कुर्सी तोड़ते हैं भाई, तो ये गलत बात है। तो सरकार इसलिए क्या कर रहा है, सब प्राइवेटे के दे दे रहा है। जो अब रेलवे को देखो, रेलवे में सारा जो है शौचालय तक बढ़िया नहीं है बढ़िया से, अगर प्राइवेट के हाथ में अगर चल जाए तो आदमी अधिकार के साथ क्या गए, पैसा दिए हैं। और सरकार सोच रहा है कि टिकट उकट कटवाता नहीं है लोग, कौची यहाँ साफ सफाई करवाएं झूठों का पैसा, तो रेलवे इसी घाटा में चलता है। चलिए, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित, है ना, इन तीनों अर्थव्यवस्थाओं के आप प्रकार को जान गए। तो यहाँ से सवाल पूछ सकता है कि अर्थव्यवस्था के प्रकार को बताइए और उसको लिखिए, तो ये बता देना है। अभी तक हम 2 सवालों की चर्चा कर चुके हैं। अब आगे सुनिए, अर्थव्यवस्था का विकास, आर्थिक विकास किसे कहेंगे। और आर्थिक, देखिए एगो होता है आर्थिक विकास, ठीक ना। और जब आप देखेंगे विकासशील देश और विकसित देश, विकासशील, आर्थिक विकास के आधार पर देश को 2 भागों में बांटा जाता है। विकास के आधार पर हम देशों को 2 भागों में देखते हैं। कोई भी राष्ट्र हो दुनिया का, हम उसे 2 भागों में देखेंगे। एगो हम देखते हैं विकसित, एगो हम देखते हैं विकासशील, एगो हम देखते हैं विकासशील। तो विकासशील और विकसित में क्या फ़र्क है जी, तो सुनिए। विकसित देश का मतलब हो गया कि विकसित देश का मतलब हो गया कि जिस देश की अर्थव्यवस्था पहले से बहुत बढ़िया है, तो जब हम उसके लिए, जब हम आर्थिक के आगे जब शब्द हम लगाएंगे तो आर्थिक विकास उसका होगा, लेकिन वो विकसित है। वो क्या है, विकसित है। क्या है, विकसित है। लेकिन जो देश, यहाँ पे देखेंगे कि एक हो गया विकसित और एक हो गया विकासशील। जैसे भारत जैसा जो देश है, हम लोग का जो देश है, वो विकासशील है। विकासशील है माने विकसित अभी हुआ नहीं है, होना है इसको, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था उतनी मजबूत नहीं है। लेकिन जो अमेरिका जैसे, जो जापान जैसे जो देश हैं, वो कैसे हैं, विकसित हैं। वो कैसे हैं, विकसित हैं। तो जब हम आर्थिक के आगे जब हम शब्द लगाएंगे, आर्थिक के आगे, तो इसमें लगाएंगे वृद्धि, इसमें लगाएंगे वृद्धि, और इसके लिए लगाएंगे विकास, इसके लिए लगाएंगे विकास। तो आपसे बोल देगा कि बताइए किन देशों के लिए हम जो है आर्थिक वृद्धि शब्द का यूज करते हैं, तो कहेंगे विकसित देशों के लिए। देखिए, आपके पास 100 रुपया पहले से था और आपको अम्मा जो है 100 रुपया और दे दी, तो आपका जो है आर्थिक वृद्धि हुआ कि आर्थिक विकास हुआ। कहा कि पहले से आपके पास 100 रुपया था, आपको 100 रुपया और दिया गया, तो आपके आर्थिक विकास नहीं हुआ, आर्थिक वृद्धि हुआ। कहा कि पहले से आपके पास पैसा था, लेकिन मान लीजिए जिस गरीब के पास पैसा नहीं होगा, अम्मा 100 रुपया हाथ पे दी, तो उसका क्या हुआ, आर्थिक विकास हुआ, क्योंकि उसके पास पहले से था नहीं, है ना। तो ये हो गया आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर। तो यहाँ से भी सवाल एगो पूछता है भाई कि आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में क्या फ़र्क है। तो इस सवाल को भी हम लोग गौर से देख लेंगे, ठीक है। चलिए, तो श्रीमती उर्सुला हिक्स कहती हैं, एक अर्थशास्त्री हैं, उनके अनुसार सुन लीजिए थोड़ा सा, कि वृद्धि शब्द का प्रयोग आर्थिक दृष्टि से विकसित देशों के संबंध में किया जाता है, जबकि विकास यानी डेवलपमेंट शब्द का प्रयोग विकासशील अर्थव्यवस्था के संदर्भ में किया जा सकता है। डॉक्टर रॉबर्ट ब्राइट ने भी लिखा कि ग्रोथ शब्द का प्रयोग विकसित देश के लिए, मतलब कई सारे अर्थशास्त्रियों के हिसाब से इस बात को लिखा गया है कि जो विकसित जो हम शब्द जो यूज करेंगे, वो पहले से विकसित देशों के लिए हम वृद्धि शब्द का यूज करेंगे, वृद्धि, और विकास शब्द का यूज करेंगे हम विकासशील देशों के लिए, जैसे भारत जैसे देश, ठीक है। अब यहाँ पे एक और वर्ड आता है समावेशी विकास। समावेशी विकास, किसी भी राष्ट्र के लिए समावेशी विकास बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है। अगर किसी भी देश में समावेशी विकास अगर नहीं हो पाता है तो वो देश फिर डूबता चला जाएगा, डूबता चला जाएगा। अब मेरी बात को गौर से सुनिएगा कि हम क्या बोलने वाले हैं। समावेशी विकास को आप जब एक नज़रिए से देखिएगा तो फिर उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो समावेशी विकास जब आप देखेंगे तो इसका मतलब क्या है। समावेशी विकास का समान विकास, समान रूप से विकास, समान रूप से विकास, बात को समझें। समान रूप से विकास किन का, समस्त वर्गों का, समस्त वर्गों का। चलिए, समावेशी विकास का मतलब होता है कि समाज में जब हम कभी भी समाज में सभी वर्गों का विकास हम करने लगे तो हम उसे कहेंगे समावेशी विकास। समस्त वर्गों का विकास, जिससे कोई भी वर्ग अछूता ना रहे, कोई भी वर्ग अछूता ना रहे, तो हम उसे कहेंगे कि भैया समावेशी विकास है। हो गया, यही तो था 2 नंबर का सवाल था। पूछ सकता है कि समावेशी विकास किसे कहते हैं। सतत विकास हम आपको बता ही चुके हैं।
सतत विकास हम बता चुके हैं कि एक ऐसा विकास जो अपने वर्तमान के लिए ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जब हम विकास का कार्य करते हैं तो हम उसे सतत विकास कहते हैं। इसका हम बता चुके हैं, आपके जियोग्राफी के क्लास में शायद हम बताएं। तो सतत विकास के रूप में आप मान लीजिए कि अभी आदमी क्या करे, सिर्फ जो है संसाधनों का दोहन करे और जो है सिर्फ संसाधनों का दोहन करे और खूब एकदम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और गृह मंत्री खूब घूमे, इतना घूमे कि खूब पैसा बर्बाद करे, खूब एकदम महंगा महंगा सामान खरीदे, खूब ड्रेस खरीदे, मतलब कि संवैधानिक पद पे हो के मतलब इतना आपत्ति करे कि कहो मत, रख दो। संवैधानिक पद पर हो के खूब एकदम आपत्ति करे और जितना हो सके देश को बर्बाद करे, तो क्या होगा उसका परिणाम होगा कि आप सतत विकास नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सतत विकास आप नहीं कर रहे हैं। चलिए, एक आपसे सवाल पूछेगा कि आर्थिक नियोजन क्या है। आर्थिक नियोजन, देखिए भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था मार्च 1950 में। आवाज़ आता है यहाँ, ठीक है, हम बार बार बोल रहे हैं। भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था मार्च 1950 में, इसलिए किया गया था कि जो आर्थिक जो योजनाएं हैं उनको बनाया जा सके, आर्थिक नियोजन किया जा सके, प्लानिंग किया जा सके। एक प्लानिंग कमेटी बनाया गया, तो उसी को हम लोग कह दिए थे योजना आयोग, मार्च 1950 में, 15 मार्च 1950 में। लेकिन इसका नाम बदल दिया गया, ठीक है। वर्तमान में इसका नाम नीति आयोग है, इसका वर्तमान में नाम नीति आयोग है। नीति आयोग शायद 2013 या 14 में बदला गया था, मतलब बीजेपी की सरकार आई थी तो उस समय बदला गया था, इसका नाम नीति आयोग कर दिया गया था। ठीक है, तो जब से सरकार आई है सिर्फ नाम ही तो बदल रही है, और कहाँ बदल रही है कुछ। देख लीजिए, अभी जो है जी राम जी एगो का नाम बदल दिया है, सब जो है एगो ग्रामीण राष्ट्रीय योजना है ना, एक ठो नरेगा वाला, उसका नाम बदल दिया है सब, उसका नाम बदल के जो है जी राम जी योजना का कर दिया, या बापू प्रिय बापू। चलिए, तो कई सारी योजनाओं का नाम सिर्फ बदला जा रहा है, लोगों को सिर्फ धोखा दिया जा रहा है, और तो और कई स्थानों के नाम बदले जा रहे हैं। हालांकि नाम बदलना ना बदलना अपनी वैचारिक दृष्टि से वो अगर देखे उसको सही लगे गलत लगे, लेकिन देश के संदर्भ में विकास करना उसका पहला दायित्व है, उसको करना चाहिए, लेकिन वो नहीं करता है, चाहे वो कोई भी सरकार हो। झांसा नहीं दे क्योंकि ये लोकतंत्र है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो योजना आयोग का एक बात पूछा गया कि योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होगा, तो प्रधानमंत्री होगा। कौन होगा? प्रधानमंत्री। जो उस वक्त का प्रधानमंत्री होगा वही होगा उस योजना आयोग का भी, योजना आयोग का नहीं, नीति आयोग, क्योंकि अब नाम बदल चुका है, तो उस नीति आयोग का अध्यक्ष जो है वही प्रधानमंत्री ही होगा। ठीक है, अब हम लोग अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल आपसे पूछ सकता है मौद्रिक विकास की प्रणाली को, आपसे पूछ सकता है मौद्रिक विकास की प्रणाली के बारे में। ठीक है, तो आपको अच्छे से पता है कि पहले मुद्रा उद्रा कुछ था नहीं, सबसे पहले चल रहा था वस्तु विनिमय प्रणाली, और फिर उसके बाद चला मौद्रिक प्रणाली, बैंकिंग प्रणाली, कोर बैंकिंग प्रणाली, एटीएम, डेबिट, क्रेडिट कार्ड, हेन तेन सब आने लगा। ठीक है, तो जब आप मौद्रिक विकास को जब आप देखेंगे तो एक आपको स्टेज नजर आएगा कि मौद्रिक का यानी मुद्रा का विकास डायरेक्ट नहीं हुआ। सबसे पहले वस्तु से वस्तु का लेन देन हो रहा था, जिसे हम वस्तु विनिमय प्रणाली बोल रहे थे, याद रहे। फिर छोटा मोटा मुद्रा का विकास हुआ, जिससे आदमी जो है मुद्रा दे के सामान लेने लगे, तो मौद्रिक प्रणाली शुरू हो गई। उसके बाद लोगों ने संचयन का कार्य करना शुरू कर दिया, पैसे को जमा करना शुरू कर दिया, तो बैंकिंग प्रणाली शुरू हो गई। उसके बाद लोगों ने कर्जा लेना शुरू कर दिया, कर्जा देना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से जो है मौद्रिक विकास को हम एक लाइन में तो नहीं बता सकते हैं, बहुत लंबा मौद्रिक विकास का प्रणाली बहुत लंबा है। तो आपको थोड़ा सा मौद्रिक विकास के बारे में भी देख लेना है, कि मौद्रिक विकास से सवाल पूछता है कि मुद्रा के विकास पर प्रकाश डालें, तो आप यहाँ देख लेंगे। ठीक है, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। जो हम बोल रहे हैं आप सिर्फ उसी को देखिएगा, लिख के ले लीजिए, आएगा। राष्ट्रीय आय क्या है? सुनिए, राष्ट्रीय आय क्या है? यहाँ एक सवाल है, राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय। तो राष्ट्र क्या है मतलब का समस्त एक वर्षों के अंदर राष्ट्र में जितना भी आयात निर्यात हुआ है, जितना भी टोटल उसका जोड़ जाड़ के जितना पैसा बनेगा, वो एक राष्ट्र की आय है, वो राष्ट्र का आय है। यही तो है। मान लीजिए कि एक साल के अंदर आपके घर में कितना कौन कमाया, कितना खर्चा किया, कैसे किया, क्या किया, हेन तेन सब जब जोड़ घटाव कर लेंगे तो वही हो जाएगा राष्ट्र का आय, यानी परिवार की आय, राष्ट्र की आय। आगे सुनिए, प्रति व्यक्ति आय क्या है?
तो राष्ट्र के पास मान लीजिए कि 100 रुपया है, किसी भी राष्ट्र के पास मान लीजिए 100 रुपया है और व्यक्ति उसमें 5 गो है, तो 20 रुपया प्रति व्यक्ति के कपार पे पड़ेगा। मतलब कि राष्ट्र की कुल आय, राष्ट्र की कुल आय और बटा में जनसंख्या, बटा में जनसंख्या, मतलब देश के अगर कुल पैसा को देश की कुल जनसंख्या में अगर बांट दिया जाए और जितना जितना रुपया पर कपार पे पड़े तो वही है प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्र की आय बटा में राष्ट्र की जनसंख्या। इसको भी याद रखना है, यहाँ से सवाल पूछ सकता है, याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा यहाँ से पूछता है एक डेटा, और वो डेटा आपको याद रखना है 2004 का है, शायद 2004 का है। तो आपसे पूछेगा कि विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार 2006 के अनुसार जिन देशों की 2004 में प्रति व्यक्ति आय 4,53,000 रुपये प्रति वर्ष या इससे अधिक है वह विकसित देश थे। तो 4,53,000 उस वक्त 2006 में ये बात बोला गया कि जिस भी देश का प्रति व्यक्ति आय 4,53,000 है वो विकसित देश में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब जब देखेंगे भारत के कुछ राज्यों के अंदर, तो भारत का जो उस समय जो राष्ट्रीय आय था प्रति व्यक्ति जो आया था 28,000 रुपये प्रति व्यक्ति था। प्रति व्यक्ति याद रखेंगे 28,000 रुपये था, केवल 28,000 रुपये था। अब यहाँ से एक मानव विकास सूचकांक पूछ सकता है कि मानव विकास सूचकांक क्या है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में आपसे पूछ सकता है कि जो सबसे पहला जो है यूएनडीपी के द्वारा महबूबुल हक के द्वारा पेश किया गया था मानव विकास रिपोर्ट। तो इसका यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन जाता है, यहाँ सब्जेक्टिव नहीं बनेगा, आप याद रखिएगा, यहाँ से सब्जेक्टिव नहीं बनेगा। राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के बारे में देख लेंगे, नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा। इसका कुछ आंकड़ा है जिसमें कुछ राज्यों को बीमारू राज्य घोषित किया गया था, जैसे कि बिहार था, मध्य प्रदेश था, असम था, राजस्थान था, उड़ीसा था। इसको देख लेंगे। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट है, आधारिक संरचना किसे कहते हैं, ये सवाल इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा बोर्ड पे कचरा हो गया हो, यही तो घाटा है मार्कर बोर्ड वाला खेल में। डिजिटल बोर्ड रहे बस पट दे टिपो हो गया काम ना। हाँ, डिजिटल बोर्ड, हालांकि दौर डिजिटल है, अरे बड़ी महंगे देता है सब, पैसा होता ना हमारा पास गरीबी में आटा गिल्ला करें, 5 रुपया कमाना है, 50 रुपया खर्च करना है। हाँ, यूट्यूब से तनी इनकम होता तो आदमी पहला है। अरे महंगा है भाई, बढ़िया बोर्ड लोगे तो 1,20,000 है, स्टार्टिंग है, मतलब कम दाम का भी है, ऐसा नहीं है 80,000, 75,000, 76,000, पैसा नहीं है भाई, गरीबी रेखा में आप। चलिए देखिए, आधारिक संरचना, आपको हम कोशिश करते हैं कि सब चीज़ें समझा दें। आधारिक संरचना में जब आप देखेंगे तो आधारिक संरचना किसको कहेंगे, जो देश की मूलभूत इकाइयाँ हैं, जो देश की मूलभूत संरचनाएँ हैं। जैसे एजुकेशन जरूरी है तो एजुकेशन के लिए स्कूल जरूरी है ना जी, एजुकेशन के लिए स्कूल जरूरी है। स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल जरूरी है, ये आधारिक संरचना में आ जाएगा। यातायात के लिए सड़क जरूरी है, तो ये आधारिक संरचना में आ जाएगा। बिजली के लिए तो वो जरूरी है, तो वो आधारिक संरचना में। तो जितना देख रहे हैं, बिजली हो गया, स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, रोड हो गया, इस सब का सब आधारिक संरचना में आएगा। तो इसकी परिभाषा क्या है, तो हम कहेंगे कि देश में किसी भी राष्ट्र के अंदर वैसी संरचनाएं जो देश के आर्थिक विकास में योगदान देती हों, देश के आर्थिक विकास के लिए योगदान प्रदान करती हो, हम उसे आधारिक संरचना कहेंगे। क्योंकि वही मूल ढांचा, वही है मूल आधारिक संरचना, वही है। बिना उसके आप डेवलप कर ही नहीं सकते हैं। पूछिए कैसे? जब आपके पास स्कूल नहीं होगा तो लोग शिक्षित नहीं होंगे, लोग शिक्षित नहीं होंगे तो अच्छे पदों पर नहीं जाएंगे। हरन मारना जरूरी था, बिना हरन मरले पार ना हो जाता ये। तो जब आपके देश में स्कूल नहीं होगा तो स्कूल नहीं होगा तो भाई पढ़ाई नहीं होगा, पढ़ाई नहीं होगा तो लोग शिक्षित नहीं होंगे, शिक्षित नहीं होंगे तो उनको जो है अच्छे पदों पर नौकरियां नहीं मिलेंगी, फिर वो पैसा कमाएंगे नहीं, जब पैसा कमाएंगे नहीं तो देश में आएगा नहीं, जब देश में आएगा नहीं तो देश आर्थिक विकास नहीं करेगा। तो इसलिए लोगों का पढ़ा लिखा होना जरूरी है। चलिए मान लीजिए पढ़ा लिखा भी है, सब कुछ है, हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है तो लोग बीमार पड़ते जाएंगे, आपका घंटा विकास करिएगा, लोगों को जो है कोरोना भगाने में आप रहते रहिएगा। भारत में यही नहीं होगा भाई, कोरोना जो है, कोरोना बहुत बड़ा चीज़ थोड़े था भारत जैसे देश के लिए, लेकिन मामला ये है कि आधारिक संरचना इसका कमज़ोर था, आधारिक संरचना कमज़ोर था। कहा भैया तो खटिया पे जो है, खटिया पे वेंटिलेटर बना दिया है पानी का बोतल है वो ऐसे धर के खड़ा है कि हमारा पानी चढ़ रहा है। बताओ, जिसको पानी चढ़ रहा है वही बोतल धर के खड़ा है, क्या देश का विकास है? वही चाचा सही था। एगो रिपोर्टर पूछा कि चाचा आपके गांव तक विकास आया है, तो कहता नहीं हम नहीं थे यहाँ
पता नहीं विकास क्या है, क्या करिएगा। तो आधारिक संरचना आप समझ गए हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आपका ये चैप्टर, अरे भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का कारण क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। बिहार था नहीं बोलना चाहिए इसको, इसको बोलना चाहिए है, क्या कि बिहार अभी भी आर्थिक पिछड़ा है भाई। हैं बिहार के, यहाँ सवाल है बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के कारण की चर्चा करिए, मतलब वो घड़ी पूछा था, तो अभी इसको अपडेट करना चाहिए। तो बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का कारण हम आपको बताएं, सबसे पहले यहाँ पे जो है शिक्षा का अभाव। हमसे सुनते रहिए आप, शिक्षा का अभाव, ठीक है। बेरोजगारी, बेरोजगारी। तीसरा सुनिए, कृषि पर निर्भरता, कृषि पर निर्भरता। चौथा सुनिए, बाढ़ का प्रकोप, प्रतिवर्ष बाढ़ का प्रकोप। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखिए तो जाति के आधार पर राजनीति, जाति पर आधारित राजनीति, जाति पर आधारित राजनीति, है ना। सूखा का प्रकोप या सूखा का प्रभाव, आप देखते रहिए। आधारिक संरचना का अभाव, कितना हम आपको गिनवाएं। आधारिक संरचना का अभाव, इतने सारे कारण है भाई बिहार के पिछड़ेपन के होने का कारण है, इतना सारा कारण है। क्योंकि भैया शिक्षा का जहाँ अभाव रहेगा जी, जहाँ पे सर शिक्षा का अभाव रहेगा वो राज्य हमेशा पिछड़ा रहेगा। आज देखिए केरल इतना डेवलपमेंट का है, वाह भाई, वहाँ शिक्षा दर बढ़िया है। बेरोजगारी रहेगा जहाँ शिक्षा नहीं रहेगी वहाँ बेरोजगारी रहेगा, जहाँ बेरोजगारी रहेगी वहाँ बिहार का आर्थिक, बुझा गया। कृषि पर निर्भर है, सब आदमी कृषि पर निर्भर है, सब हम खेती ही करेंगे खाली। काहे करिएगा आप कृषि? अरे बाहर निकलिए, हैं, दूसरा काम करिए, बिजनेस कीजिए, है कि नहीं है, उद्योग धंधे बैठाइए। आज बिहार में अगर आपसे कहा जाए कि गिनवाइए तो तनी 10 गो उद्योग धंधा कौन, नहीं गिनवा पाइएगा। बाढ़ का प्रकोप, प्रतिवर्ष बाढ़ आता है बिहार के हर क्षेत्र में, लगभग कई क्षेत्रों में बाढ़ आता है, लेकिन सरकार उसको रोकने का उपाय नहीं कर रही है। खाली ओघड़ी उस समय राहत सामग्री पहुंचा दिया, राहत पैसा भेज दिया कि लो भैया लो 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 लो, हो गया। अभी जो है गंगा में इतना खतरनाक बाढ़ आया था कि गंगा के किनारे के कई गांव डूब गए हैं, तो सरकार उसके लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। खूब करेगा तो पैसा दे देगा। तो भैया बाढ़ के मेन रीज़न को आप पकड़िए ना कि बाढ़ क्यों आ रहा है। आप नदियों में अवसादीकरण हुआ है, नदियों की सफाई नहीं करवा रहे हैं, नदियों में जो है अवसादीकरण हुआ है, आप सफाई नहीं करवा रहे हैं, ठीक है। तो और नदी घाटियों पर बांध नहीं बनवा रहे हैं, बांध बनवाइए। इनका निवारण ये है, इनका निवारण ये नहीं है कि आपका घर डूब गया तो आपको घर का पैसा दे दिया जाए, फिर अगला साल घर डूबेगा, है ना। चलिए, तो किताब में जब आप देखिएगा तो बहुत सारे कारण हैं। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, अरे ये तो आओ बड़का कारण है, तेजी से बढ़ती जनसंख्या, बढ़ती जनसंख्या। अच्छा एक और थ्योरी दिया जाता है भारत में, बढ़ती हुई जनसंख्या का सिर्फ और सिर्फ जो मूल रूप से जो थोपा जाता है दोहमत, वो जो है किसी एक पार्टिकुलर रिलीजन के ऊपर थोपा जाता है। समझ गया बात को? एक रिलीजन के ऊपर, कि वही धर्म वाला ज़्यादा जनसंख्या बढ़ा रहा है। सही मायने में अगर देखा जाए तो आज कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता है कि हमारे दो के अलावा कोई और हो। काहे नहीं चाहता है? उसका खुद हालत खराब है भाई, कितना साल कमाएगा, बेटा बेटी के पढ़ाएगा, ब्याह शादी करेगा, घर बनाएगा, क्या करेगा। तो हम तो अपने समाज में हम तो हमेशा देख रहे हैं, हम तो हमारे नज़र में तकरीबन बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनके या तो 2 या तो 3, है ना, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हैं। हम देख रहे हैं पहले वाले लोग होते थे कि हम 2 हमारे 12, ऐसे वाले पहले होते थे, अभी नहीं हैं। अभी उनका घर बिक जाएगा उनको पोसने में, पालने में, और जो है उनको एजुकेट करने में और उनको कामयाब करने में, ठीक है। तो बढ़ती हुई जनसंख्या भी बड़ा कारण है। बिहार में जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उसके कारण बेरोजगारी आ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट आ रहा है भाई। काहे कि हर साल 20 लाख लड़का, 15 लाख लड़का जो है एग्ज़ाम दे रहा है,
हर एग्जाम में देख रहे हैं कि 40 लाख लड़का फार्म भर दिया, 50 लाख लड़का फार्म। अरे सरकार कहाँ से नौकरी पैदा करे भाई? सरकार नौकरियाँ उतने ना देगा जितना उसके पास रिक्त स्थान है। इस सबके सरकारी नौकरी पे लगा देगा, ये सब गलत बात है। सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती है और लोगों को जो है विशेष कुछ अपने तरफ से भी कुछ करना चाहिए। बैठे रह जाओ। तो बिहार के पिछड़ेपन के कारण को दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? जनसंख्या पर नियंत्रण कर सकते हैं, बेरोजगारी को ख़त्म करना होगा आपको। उसके बाद जो है मानव विकास रिपोर्ट में जितनी भी चीज़ें आती हैं उनको सुधार करना होगा, स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा, कृषि पर निर्भरता से आपको हटना होगा, उद्योग धंधे स्थापित करने होंगे, बाढ़ को नियंत्रण करना होगा, सूखा को ख़त्म करना होगा, सूखा का उपाय करना होगा। इतना सारा आप कर लिख दीजिएगा निवारण में, ये उपाय है, हो गया काम खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे बढ़ने के क्रम में हमको एक वाव जो है टॉपिक मिलता है नरेगा। अरे नरेगा क्या था? एक योजना है जिसके तहत जो है प्रति वर्ष किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में पाए जाने वाले जितने भी लोग हैं उनको 100 दिन का रोजगार दिया जाए। और ये विश्व की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना है। तो इसके तहत जो है 100 दिन रोजगार जो है 1 साल के भीतर देना ही देना है, ताकि उसका जो है जीवन चक्र चल सके, है ना। तो ये हो गया आपका पहला चैप्टर ख़त्म। अब हम आते हैं दूसरे चैप्टर में। दूसरे चैप्टर में जब आप आते हैं तो आय का बात होता है। आय चाहे वो देश का हो चाहे राज्य का हो। राष्ट्रीय आय हम आपको बता चुके हैं कि किसी भी जो है 1 साल के अंदर जितना भी आयात निर्यात हेन तेन करके जितना भी राष्ट्र जो पैसा कमाया, जितना भी उसके पास पैसा जो है जमा हुआ, है ना, उस सारा का सारा राष्ट्रीय आय में गिना जाएगा। राष्ट्रीय आय 3 प्रकार का होता है, याद रखेंगे। सकल घरेलू उत्पाद होता है, कुल राष्ट्रीय उत्पाद होता है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है। एक होता है जीडीपी, एक होता है जीएनपी, एक होता है एनएनपी। तो जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ये तीनों में से एक सवाल पूछ लेगा। जीडीपी का मतलब हो गया कि 1 वर्ष के अंदर जितना भी देश में उत्पादन हुआ है, उत्पादन और सेवा हुआ है, उन सभी का मौद्रिक योग, जितना भी उसका मौद्रिक मूल्य होता है उसको हम जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। याद रखेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक होता है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसके भीतर हम ये करते हैं कि कुछ जो है फायदों को अलग कर देते हैं, कुछ जो है हम लाभ को अलग कर देते हैं जो हमारे देश के नहीं हैं। जो मतलब कि जैसे मान लीजिए कोई कंपनी बाहर की है, वो भी हमारे देश में जो है आर्थिक विकास में योगदान दे रहा है, तो हम फिलहाल उसके पैसा को नहीं जोड़ेंगे, लेकिन जीडीपी में सबके जोड़ेंगे। राष्ट्र के अंदर 1 साल के अंदर चाहे वो बाहर का कंपनी हो चाहे अंदर का कंपनी हो, कहीं का कंपनी, उसके सबके मौद्रिक मूल्य को जोड़ेंगे कि जीडीपी है। तो कोई भी जब बाहरी कंपनी आता है तो पहले जीडीपी देखता है, जीडीपी कैसा है उसका, तब जाके वहाँ इन्वेस्टमेंट करता है। और एनएनपी है एकदम शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है, एकदम सब छांट छूट के जो राष्ट्रीय आय आएगा हम उसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहेंगे। राष्ट्रीय आय निकालने की बहुत सारी विधियां हैं, आपको इसमें जो है देखना होगा कौन कौन सी है। आय गणना विधि, व्यय गणना विधि, प्रति व्यक्ति आय निकालने का भी, तो इसको देखना होगा आपको, ठीक है। तो आय गणना विधि, उत्पादन गणना विधि, व्यय गणना विधि, इनको देखना होगा और इनमें से एक सवाल बन जाएगा, याद रखेंगे। राष्ट्रीय आय की गणना में कठिनाइयाँ कौन कौन सी हैं, इसको एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा दूसरा चैप्टर में कि राष्ट्रीय आय की गणना में कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं। तो पहला कठिनाई है आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई। अरे भाई देश में इतना उद्योग है, इतना सेवा है, कितना जोड़ेगा कोई, कितना जोड़ेगा? उतना जोड़ते जोड़ते उसका हालत खराब हो जाएगा, समझ रहे हैं। दूसरा जो है दोहरी गणना की संभावना। मान लो कि एगो बाप बोला कि हमारा जो है हम साल में इतना कमाते हैं, बेटों से पूछ लिया कि हम इतना कमाते हैं, बापो बता दिया कि इतना कमाते हैं, बेटो बता दिया इतना कमाते हैं, दोनों का जोड़ा गया, है ना। राष्ट्रीय आय में दोनों का जोड़ा गया, हालांकि कमा एक को रहा है। तो दोहरी गणना की जो है संभावना होती है। मूल्यों के मापन में कठिनाई होता है, आप कैसे मापेगा भाई, इतने सारे एसेट्स हैं जो भारत में, कितने का वो दाम जोड़ेगा, तो इसमें भी कठिनाइयाँ होती हैं। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि बताइए कि कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है राष्ट्रीय आय की गणना में, तो आपको बताना होगा। आपसे एक सवाल पूछेगा 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, तो आपको याद रखना है 25,494 रुपया, ये वाला याद रख लेना है। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है कब से कब, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च, इसको याद रख लेना है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। चलिए, या 31 मार्च से 1 अप्रैल कहिए, हाँ। सकल घरेलू उत्पाद एकदम याद रख लीजिएगा, जीडीपी, ठीक है। जीडीपी यहाँ से सवाल पूछेगा, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी में से कोई सवाल पूछेगा। चलिए अब हम आते हैं मुद्रा के इतिहास के बारे में। तो थोड़ा देर पहले भी हम मुद्रा के बारे में बात कर चुके थे। तो मुद्रा में आपको क्या पढ़ना है, तो मुद्रा के विकास प्रणाली पर प्रकाश डालें, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल इस चैप्टर से। जो जो संभावना है हम आपको बता रहे हैं।
तो आपको यहाँ से थोड़ा सा देख लेना है कि मुद्रा का विकास कैसे हुआ। तो पहले क्या हुआ भैया, लोग वस्तु विनिमय प्रणाली कर रहे थे। तो वस्तु विनिमय प्रणाली की कुछ कठिनाइयाँ थीं, वस्तु विनिमय प्रणाली की बहुत सारी कठिनाइयाँ थी। देखिए, पहले तो मापन का अभाव, मापने वाली कोई प्रणाली थी ही नहीं। मान लीजिए हमको एगो जो है गाय है मेरे पास संपत्ति में केवल वही है, और हमको चाहिए 10 किलो गेहूँ, है ना। मान लीजिए मेरे पास 10 गो, मान लीजिए मेरे पास एक बकरी है और हमको चाहिए 5 किलो चावल। तो अब हम अपना बकरी लेके जाएंगे एक ऐसे व्यक्ति के पास जिसको बकरी चाहिए और उसको चावल बेचना हो। तो दोहरे संयोग का अभाव, पहले तो मापन का अभाव, फिर दोहरे संयोग का अभाव। अब देखिए ना एक चीज़, मान लीजिए हम जो है अपनी बकरी बेचने गए, तो हो सकता है कि हमको वो व्यक्ति मिल जाए जिसके पास चावल है, लेकिन वो कहे कि हमको बकरी तो नहीं चाहिए जी, हमको तो ज़रूरत है भेड़ का, ले। तो अब हम फिर दौड़ेंगे दूसरे जगह। तो हमको वैसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जिसकी ज़रूरत बकरी हो और मेरी ज़रूरत चावल हो। बात को समझ गए। तो दोहरे संयोग का अभाव था, दोहरे संयोग का अभाव था। तो एक ये क्या है पता है, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई है। अब सुनिए, मान लीजिए 2 कठिनाई हम आपको बता चुके। पहला कठिनाई कि मापन का अभाव। मापता आदमी किस चीज़ से भाई, कोई मापन का प्रणाली था ही नहीं। कैसे मापता कि एगो बकरी के बदला कै गो गाय, कै गो गाय के बदला कै गो बकरी। मापन का अभाव था। कै बोरा गेहूं के बदला एगो बकरी, इस सब का बड़ा पेच फंसता था। दूसरा, दोहरे संयोग का अभाव। आपको जो चाहिए वैसे व्यक्ति के पास जाना होगा जो उसको चाहिए और उसकी ज़रूरत हो, है ना, नहीं तो आप दौड़ते रह जाइएगा। तीसरा कि मूल्य हस्तांतरण का जो है कठिनाई। मान लीजिए हम अपना बकरी लेके जा रहे हैं 100 गो, और हमको जो है बकरी के बदले हमको चाहिए खूब सारा गेहूँ, तो ढो के ले जाना पड़ेगा। गौर से सुनिएगा इस चीज़ को, काहे कि जो अभी हम बता रहे हैं वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई, वही आगे जाके होने वाला है मुद्रा का जो है लाभ, वही होने वाला है मुद्रा का लाभ। तो वस्तु विनिमय प्रणाली की एक और भाई कठिनाई है कि वस्तु ढो के ले जाना पड़ेगा, पता नहीं वहाँ पे वो सामान मेरा बिकेगा नहीं बिकेगा। संचयन करने में, मूल्य संचयन करने में कठिनाई। अब व्यक्ति संपत्ति के रूप में रखे तो क्या रखे। आज आदमी क्या करता है कि मान लीजिए कि उसको खाना चाहिए, तो खाना के लिए वो पैसा है। अब हर बात पे जो है गाय बकरी भैंस थोड़े बेचेगा, पैसा है, कमाएगा तो उसको पैसा मिलेगा, और पैसा मिलेगा तो पैसा से वो चीज़ खरीदेगा। लेकिन पहले ऐसा तो नहीं था। तो पहले वाला व्यक्ति क्या करता था कि कमाता था, तो कमाने के बदले उसको वस्तु ही मिलती थी। 10 किलो चावल दे दिए, 10 किलो गेहूँ दे दिए, ऐसे दे दिए, है ना। अब उस समय की मापन प्रणाली उतनी तो विशेष थी नहीं। तो यहाँ पे एक और कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था उनको कि वो अपना जो है संपत्ति इकट्ठा नहीं कर पा रहे थे। संपत्ति कैसे इकट्ठा करेगा, हैं? कई दिन तक उसका गाय जिंदा रहेगा, कई दिन तक उसकी बकरी जिंदी रहेगी, कई दिन तक कनेक्ट करना पड़ेगा। चलिए हो गया कनेक्ट। चार्ज खत्म हो गया हो एक ठोका। चार्ज किए कहाँ हैं दोस्त, नहीं किए हैं ना, कोई बात नहीं है, इसको बाद में चार्ज कर दिया जाएगा। चलिए हम लोग कहाँ थे, तो हम लोग देख रहे थे कि संपत्ति इकट्ठा करने में कठिनाई। तो जिस समय वस्तु विनिमय प्रणाली थी, संपत्ति भी इकट्ठा नहीं हो पा रहा था। कौन सी संपत्ति, आज संपत्ति के तौर पे रुपया है, रुपया इकट्ठा कर लिए, गाड़ी ले लिए, ज़मीन ले लिए। पहले के लोग खाने के लिए ज़मीन का यूज करते थे। बात को समझ गया। तो इतनी सारी कठिनाइयाँ थी। अब वही कठिनाई मुद्रा आने के बाद दूर हो गई। तो इसका मतलब ये मुद्रा से लाभ हुआ। तो मुद्रा से क्या लाभ हुआ, तो मुद्रा से लाभ हुआ है कि हम संपत्ति का संचयन कर सकते हैं, हम आसानी से मापन कर सकते हैं, मूल्य का मापन कर सकते हैं, आसानी से हम वस्तुओं का हस्तांतरण कर सकते हैं, पैसे का हस्तांतरण कर सकते हैं। इतना सारा लाभ है। तो जो वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई है, वही जो है मौद्रिक प्रणाली की विशेषता है या लाभ है। तो आपको इसको देख लेना है। यहाँ से सवाल बन सकता है, मौद्रिक प्रणाली के विकास पर प्रकाश डालें, सवाल बन सकता है। आपको 3 से 4 देशों की मुद्रा याद रखनी है। भारत का तो आप जानते ही हैं रुपया, पाकिस्तान का भी रुपया, नेपाल का भी रुपया, ठीक है। आपको कुछ याद रखना है, जैसे कि रूस का रूबल, इंग्लैंड का पाउंड, इसको याद रख लेना है। और अमेरिका का जो है डॉलर,
इसको याद रख लीजिएगा, इतना में से एगो लड़ जाएगा। और मुद्रा के कार्य को याद रखिएगा, मुद्रा के 4 कार्य महान, संचय, मापन, भुगतान, इसको याद रखिएगा, माध्यम, मापन, संचय, भुगतान। मुद्रा के 4 कार्य महान, माध्यम, मापन, संचय, भुगतान। माध्यम है, मुद्रा एक माध्यम है, जैसे हमको आपसे सामान लेना है तो ये एक माध्यम है, मीडिएटर है कि जो आपको सामान बेचना और हमको सामान खरीदने में मदद कर रहा है। अब इसकी जगह पे आप सोचिए, आपको पैसा देना, आपको कोई हम वस्तु देते तो उससे बढ़िया आपको मुद्रा दे दिया, आप मुद्रा उठा के दूसरी वस्तु ले लिए, तो एक मीडिएटर का काम कर रहा है। दूसरी बात, मुद्रा मापन का भी कार्य कर रहा है। अब जैसे मुद्रा जो है वो किसी भी वस्तु के वैल्यू को ज्ञात कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को चावल चाहिए और किसी व्यक्ति को गेहूं चाहिए और किसी व्यक्ति को सोना चाहिए, तो मुद्रा से ही हम माप सकते हैं उसको। कह देंगे कि 1 लाख के सोना, कह देंगे कि 400 का गेहूं, कह देंगे कि 600 का चावल। तो रुपया से ही हम जो है, आप लोग थोड़ा सा बाहर चलिए, हम रुके हुए, जल्दी चाहिए। फरहान इसमें पानी भर के ले दो। चलिए, तो मुद्रा के 4 कार्य महान में हम माध्यम और मापन बता चुके हैं। संचय सुनिए, संचय मतलब संपत्ति का संचयन, और भुगतान मतलब पैसे को, अगर मान लीजिए मुद्रा है मेरे पास तो हम कहीं भी उसका भुगतान कर सकते हैं, हम उसका पैसा दे सकते हैं, खरीद सकते हैं उसको, तो भुगतान का भी कार्य करता है। तो मुद्रा के 4 कार्य महान, माध्यम, मापन, संचय, भुगतान, इसको याद रख लेना है। मुद्रा क्या है? तो मुद्रा एक माध्यम है। आपको अच्छे से मुद्रा का विकास देख लेना है कि पहले वस्तु विनिमय प्रणाली थी, फिर वस्तु मुद्रा प्रणाली आई, फिर धात्विक मुद्रा आई, फिर सिक्के आए, फिर पत्र मुद्रा आया, फिर शाख मुद्रा आया। शाख मुद्रा के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। ड्राफ्ट वगैरह, चेक वगैरह के बारे में पढ़ लेंगे, ड्राफ्ट वगैरह, चेक वगैरह के बारे में पढ़ लेंगे। थोड़ा सा यहाँ से सवाल बन सकता है। चलिए देखिए, मुद्रा के लाभ, मुद्रा के लाभ क्या क्या दिया है। मुद्रा से उपभोक्ता को लाभ है, मुद्रा से उत्पादक को लाभ है, मुद्रा से साख दिया जा सकता है, मुद्रा से ऋण दिया जा सकता है, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों का निराकरण हो सकता है, मुद्रा और पूंजी की गतिशीलता है, मुद्रा और पूंजी निर्माण कर सकता है, मुद्रा और बड़े पैमाने के उद्योग को स्थापित कर सकता है। ये सारे के सारे मुद्रा के लाभ हैं। तो आप पेज नंबर जब 63 में देखिएगा तो वहाँ पे मुद्रा से लाभ दिया हुआ है, आप उसको जरूर याद कर लीजिएगा। 100 में 100% यहाँ से सवाल लड़ने वाला है। बचत क्या है? अरे भाई, मेरे आय और विनिमय का अंतर है, मेरा आय और उपभोग का अंतर है। मान लीजिए हम 100 रुपया कमाए, हम 50 रुपया खर्चा कर दिए, तो जो 50 रुपया जो बचा वो बचत है। तो बचत के बारे में आपको बताना है, ठीक है, बचत के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो बचत के बारे में आपको बताने की बचत क्या है, ठीक है। चलिए, साख का आधार, मान लीजिए आपको किसी को कर्ज देना है, साख माने विश्वास, साख मतलब विश्वास। चलिए, तो आपको जब साख देना है, किसी को ऋण देना है, ऋण प्रदान करना है, तो साख का आधार क्या होना चाहिए, विश्वास का आधार क्या होना चाहिए? कौन कौन सी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए? जो हम ऋण दें तो हमको इस पर ध्यान देना चाहिए कि हम उसको कर्ज दे रहे हैं, तो क्या क्या बात है जिस पर ध्यान देना चाहिए? पहला, विश्वास, पहला होना चाहिए विश्वास। बिना विश्वास के आप किसी को कर्ज दे दीजिएगा, नहीं दीजिएगा। चरित्र, अगर कोई बढ़िया चरित्र वाला आदमी है तो आप उसको कर्ज दीजिएगा। तो आपके पूछ सकते हैं कि साख के कौन कौन से आधार हैं, लिखिए। तो पहला विश्वास, दूसरा चरित्र, पहला विश्वास और दूसरा चरित्र। तीसरा है चुकाने की क्षमता। अरे भाई, आप उसी को कर्जा दीजिएगा जिसकी चुकाने की क्षमता है। अब हमरा कोई कर्जा देगा? हमको कोई कर्जा देगा? नहीं देगा। हाँ, हमको कोई कर्जा नहीं देगा, कहेगा कि तुम्हारे पास चुकाने की क्षमता नहीं है, तुमको कर्जा नहीं देंगे भाई, ठीक ना। अगला है पूंजी एवं संपत्ति। अगर उस व्यक्ति के पास पूंजी और संपत्ति है तो भी हम उसको कर्ज दे सकते हैं। बात को आप समझ गए? अगर किसी व्यक्ति के पास अगर पूंजी और संपत्ति है तो हम उसे कर्ज दे सकते हैं। जैसे कि अगर चला नहीं हो कमा के दिया तो क्या हर जाए, अरे उसका पूंजी ले लेंगे, संपत्तियाँ उसका छीन लेंगे। तो एगो कारण है, ये भी एक आधार है। चलिए, अगला जो है ऋण की अवधि। अब आप किसी को कर्जा दिए हैं तो ऋण की अवधि आप उसको जरूर दिए होंगे, जरूर ऋण की अवधि दिए होंगे कि हम तुमको इतना समय देते हैं, तुम हमको पैसा दे दो। तो ये ऋण की अवधि है, ठीक है जी। तो इंदिरा आपको साख का आधार याद रखना है। हमको नहीं लगता है कि आज भर में कंप्लीट हो पाएगा क्योंकि हम बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं। चलिए, कुछ साख पत्रों के आपको नाम याद रखना है, कुछ विश्वास पत्रों के आपको नाम याद रखना है। जैसे चेक, ड्राफ्ट, इस सबको याद रखना है। चेक हो गया, बैंक का ड्राफ्ट हो गया, यात्री चेक हो गया, प्रतिज्ञा पत्र हो गया, इन सभी को याद रखिएगा। चेक क्या है? चेक बैंक के द्वारा दिया गया एक कागज है जो आप विश्वास के ऊपर जा रहे हैं कि हाँ, ये वाला चीजवा हम देंगे तो पैसा देगा, विश्वास है।
चलिए, तो ये आपका चैप्टर खत्म हो चुका है। अब हम आते हैं हमारी वित्तीय संस्था में। हमारी वित्तीय संस्था में हम ज़्यादा हीण-हाण नहीं करेंगे। वित्तीय संस्था आपको याद रख लेना है, सरकारी और अर्ध सरकारी और सूक्ष्म वित्तीय संस्था तीनों को याद रख लेना है। राष्ट्रीय वित्तीय संस्था, राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था को देख लेना है एक बार बढ़िया से, ठीक है। और यहाँ पे जो है थोड़ा सा ध्यान दे देना है, राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था। राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था दो प्रकार के, संस्थागत और गैर संस्थागत। तो संस्थागत वाले में तो आप जानते हैं, तो गैर संस्थागत वाले में महाजन, सेठ, साहूकार, इस सबको देख लेना है। और संस्थागत वाले में सहकारी बैंक हो गया, चाहे ग्रामीण बैंक हो गया, ग्रामीण विकास बैंक हो गया, इनको देख लेंगे, ठीक है। ये हो गया कुछ। और इसमें से एक सवाल इंपॉर्टेंट है, वो हम बता देते हैं, व्यावसायिक बैंक। व्यावसायिक बैंक को याद रख लेंगे सभी लोग। और भूमि विकास बैंक, अब हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे इसको, एक्सप्लेन करेंगे तो ज़्यादा समय लग जाएगा, बहुत ज़्यादा। चलिए, व्यावसायिक बैंक और भूमि विकास बैंक। भूमि विकास बैंक के बारे में आपको हम ज़्यादा नहीं बताएंगे, थोड़ा सा हम बता देते हैं कि भूमि विकास बैंक क्या है। ये जो है किसानों को और जो है उनको ऋण प्रदान करता है लंबे समय के लिए, 20-25 साल के लिए। जो बोलता है कि लीजिए भैया ट्रैक्टर खरीदिए, ज़मीन मत खरीदिए, सिंचाई का सुविधा कीजिए, मतलब कर्ज देता है इसीलिए, और लंबे समय के लिए। हाँ, व्यावसायिक बैंक के जमा के प्रकार पूछ सकता है कि कई प्रकार के जमा। आप लोग जो पैसा जो जमा करते हैं वो आप 4 प्रकार का पैसा जमा करते हैं। कौन कौन सा जमा है? आप पहला जमा तो ये करते हैं कि आप तुरंत दिए और कहें कि हमको चाहिए, लेकिन लिमिटेड मात्रा में। आपके खाता में 10 लाख भी रुपया है, लेकिन आप 10 लाख एक दिन में नहीं निकाल सकते हैं। सेविंग अकाउंट जो खुलता है, सेविंग अकाउंट, वो जो है आप एक बार में नहीं कर सकते हैं। तो सेविंग अकाउंट में क्या है कि बैंक अपने मर्जी के हिसाब से आपको उतना पैसा देगा, वो तय करेगा कि इतना ही लिमिट है आपके खाता में। तो पहला तो है संचयी जमा, जिसको हम लोग सेविंग डिपॉजिट बोल दिए। दूसरा है अस्थाई जमा, फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट का मतलब हो गया कि आप एक बार जमा कर दिए पैसा तो आप भूल जाइए उतना साल के लिए। अब आपको बैंक बुलाएगा कि हाँ जी, बैंक आपको देगा डेट कि आपका जो है इतना साल के बाद जो है ये पुर जाएगा, आप आके अपना पैसा ले जाइए, डबल चाहे ट्रिपल जो भी हो गया। तीसरा जमा चालू जमा, करंट डिपॉजिट। तो करंट डिपॉजिट में क्या होता है, तुरंत दिए तुरंत लिए, तुरंत दिए तुरंत। करंट डिपॉजिट के लिए करंट अकाउंट खुलता है, करंट अकाउंट खुलता है, बस आज दिए पैसा शाम में ले लिए, बुझा गया, 5 मिनट बाद ले सकते हैं। तो करंट अकाउंट का मतलब ये हो गया। और सेविंग वाले में थोड़ा मुश्किल होता है। सेविंग वाले में आपके खाता में 10 लाख है, लेकिन बैंक अपने हिसाब से देगा पैसा, लिमिट के हिसाब से देगा, देखते हैं। और लास्ट जो है एक है आवर्ती जमा, लास्ट आवर्ती जमा। आवर्ती जमा का मतलब हो गया रिक्योरिंग डिपॉजिट, आरडी, रिक्योरिंग डिपॉजिट। अब उसका क्या मतलब है, तो आपसे क्या करेगा, बैंक कहेगा कि देखिए आप पैसा जमा कीजिए, महीने महीने जमा कीजिए ना जी, हम आपको एक बार देंगे, महीने महीने जमा कीजिए। मतलब महीना में जो है आप 5,000, 2,000, 4,000 जमा कीजिए, 5 साल तक हम आपको 5 साल में एक बार पैसा दे देंगे। तो ये हो गया रिक्योरिंग डिपॉजिट, यानी कि आवर्ती जमा। चलिए, अब इसके कार्य क्या है, व्यावसायिक बैंक के कार्य। अच्छा, हम व्यावसायिक बैंक को इतना खींच कर रहे हैं कि व्यावसायिक बैंक इंपॉर्टेंट है, व्यावसायिक बैंक इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो व्यावसायिक बैंक के क्या कार्य हैं, दूसरा कार्य है ऋण प्रदान करना, अभियाचिका एवं अल्पकालीन ऋण प्रदान करना, नगद साख प्रदान करना, ठीक है, और एजेंसी संबंधी कार्य करना, ये सभी कार्य करना उसकी जो है। चलिए आगे, सहकारिता। आपसे सहकारिता पूछ सकता है कि सहकारिता क्या है। तो सहकारिता से यहाँ से सवाल इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप उसको देख लेंगे। सहकारिता का विकास भारत में 1904 वाला इतिहास जब बता दीजिएगा, 1904 के इतिहास से बताइएगा सहकारिता, ठीक है। जो लोग पढ़ चुके हैं हमसे उनको पता है कि सहकारिता क्या है, ठीक है। स्वयं सहायता समूह, आजकल देख रहे हैं कि बहुत सारी महिलाएं आपस में मिलकर 10 गो 20 गो 25 गो महिलाएं मिलकर आपस में स्वयं सहायता समूह का निर्माण कर रही हैं, एक दूसरे को जरूरत पड़ने पर कर्ज दे रही हैं, ऋण, तो वो स्वयं सहायता समूह है जी, उसको भी देख लेंगे थोड़ा सा। हालांकि यहाँ से सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होने वाला है। वित्तीय संस्था के बारे में देख लेंगे कि भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी है, भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहाँ है, उसकी स्थापना 1935 में हुई, कैसे हुई, कहाँ हुई, हेन तेन, इसको देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, चैप्टर आपका खत्म हो गया। अब आते हैं रोजगार एवं सेवा पे। यहाँ से बस एक ही सवाल इंपॉर्टेंट है, आज भारत जो है विश्व भर में सेवा प्रदाता के रूप में जाना जाता है, क्यों? इस सवाल पर हम चर्चा करना चाहेंगे। वीडियो चल रहा है? 50 मिनट हो गया। अच्छा 50 मिनट हो गया, तो बस 10 मिनट में डस्टर फेंके उधर से, कोई दिया नहीं जी, दो। हाँ नीचे बिक दिए थे तो आपको देना नहीं चाहिए। डॉन है ये, फूल कुमारी। भारत जो है आज विश्व में सेवा प्रदाता के रूप में कार्य कर रहा है, कैसे? तो सबसे पहले हम आपको बोलेंगे कि आप अपने घर में झांकिए कि आपके घर में कितने लोग विदेश हैं, उनको देखिए आप।
और वो जाके क्या कर रहे हैं? मजदूरी। विदेशों में जो लोग जा रहे हैं वो क्यों जा रहे हैं? कारण क्या है? देश के अंदर, हमारे देश के अंदर बेरोजगारी, हमारे देश के अंदर बेरोजगारी, हमारे देश के अंदर अधिक जनसंख्या, हमारे देश के अंदर अधिक जनसंख्या है ना। चलिए अगला कारण क्या है? सेवा प्रदाता के रूप में क्यों है? क्योंकि जो विकसित जो राष्ट्र हैं जैसे अमेरिका, जापान, ये सब जो देश हैं, वहाँ के लोग भाई छोटा मोटा कार्य नहीं करेंगे। वहाँ के लोग से कहिएगा क्या हुआ, छोटा सा काम कर दे, तार उर जोड़ दो, तू जोड़ेगा? या उससे अगर कहिएगा कि आप छोटा मोटा काम करिए, वहाँ के लोगों से वो करेंगे? नहीं करेंगे। उसके लिए मजदूर ढूंढेंगे। तो मजदूर है ना, भारत से हूर के मजदूर भेजिए प्लांट में काम करने के लिए, हेन तेन। तो एक रूप से वो सेवा ही तो कर रहे हैं भाई। किसी न किसी देश में जाके क्या कर रहे हैं? सेवा। आप एक पक्ष में देख रहे हैं। अच्छा, भारत के आज कई सारे बुद्धिजीवी जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे जो लोग हैं, जो साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, उनका भी योगदान है। ऐसा बात नहीं कि खाली मजदूरे हैं, लेकिन फिर भी वो क्या दे रहे हैं? सेवा। भारत में अधिक जनसंख्या होने के कारण, अधिक पढ़े लिखे वो लोग होने के कारण और ज़्यादा कार्य करने की क्षमता होने के कारण कहीं ना कहीं ये दूसरे देशों में जाकर सेवा प्रदान कर रहे हैं। इस कारण से भी है। अगर आप अगला देखेंगे, जैसे कि मान लीजिए बहुत सारी टेलीकॉम कंपनी है जो सबको बोलने के लिए रखती है कि आप जिस व्यक्ति पर कॉल कर रहे हैं वो अभी दूसरे कॉल पर व्यस्त है। ये सब वाला जितना भी सब जो कंपनी वाला है, सब ये लोग किसको रखता है? चाहे अमेरिका हो गया, बड़े बड़े जो देश हो गए, वो किसको रखते हैं? ज़्यादातर भारतीयों को रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि वहाँ के लोग, मान लीजिए अगर भारतीयों को अगर $2,000 और ढेर बोल दिए 2000, हज़ारों डॉलर, 2,000, 1,500 डॉलर अगर देता है तो भारत में वहाँ के ढेरे रुपया हो जाता है। लेकिन वहाँ के लोग को, जब वो अमेरिका के लोगों को ही 1,000 और 1,500 जब डॉलर देगा तो उसमें कुछ नहीं होगा, लेकिन भारत वाले का ढेर कुछ हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं? तो इसलिए भी लोग, वहाँ के लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ का जो ज़्यादा रुपया का जो वैल्यू है, हम अपने ही देश के लोगों को कह दें, कम पैसा दे के ज़्यादा काम करा लें। अब मान लीजिए कि $10,000, मान लीजिए वो अपने देश के एक व्यक्ति को देगा, 10,000 में 5 गो मजदूर जो है भारत से बोला लेगा, 2,000 में, 1,000 में। बात को समझ गए? तो इसके कारण भी विश्व में जो भारत है सेवा प्रदाता के रूप में है। कुशल कारीगर, इसके वजह से भी भारत जो है विश्व में जो है सेवा प्रदाता के रूप में कार्य कर रहा है। तो आपको इसको पढ़ लेना है, बस यहाँ से हम एक ही कहानी बताएंगे, बस यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम थोड़ा सा आते हैं सेवा क्षेत्र के कौन कौन से भाग हैं। तो सेवा क्षेत्र की एक सरकारी है और एक गैर सरकारी है। सरकारी सेवा क्षेत्र, गैर सरकारी सेवा क्षेत्र। सरकारी में जब आप आएंगे तो आपको क्या मिलेगा? रेल सेवा क्षेत्र, शिक्षा मिलेगा, सेना मिलेगी, विधायिका मिलेंगे, कार्यपालिका मिलेगा, न्यायपालिका मिलेगा। ये सब क्या है? सब सरकारी सेवा क्षेत्र है, सब सरकारी है। गैर सरकारी में क्या आएगा? बैंक भी आ जाएगा, बल्कि सरकारी में भी बैंक आएगा, ऐसा नहीं है। गैर सरकारी में भी हॉस्पिटल आएगा, गैर सरकारी में भी स्कूल आएगा। तो इसको भी देख लेना है। आपसे पूछ सकता है कि कौन निम्नलिखित में कौन सरकारी क्षेत्र में आता है, निम्नलिखित में कौन गैर सरकारी क्षेत्र में आता है। आज का वीडियो हमको लगता है कि 1-1.5 घंटा का होने वाला है, क्या कि हम अभी तीसरा चैप्टर शायद पार कर रहे हैं या चौथा, तो देर हो जाएगा। तो यहाँ से बस यही सवाल इंपॉर्टेंट है, बस याद रखेंगे आप। कुछ रोजगार योजनाओं के नाम आप याद रखेंगे, जैसे कि काम के बदले अनाज 14 नवंबर 2004 में जो आया था उसको याद रख लेंगे। जवाहर रोजगार योजना 1989 में जो आया था उसको याद रख लेंगे। और ग्रामीण गारंटी रोजगार कार्यक्रम 1980 में जो आया था, इसको 4 को याद रखेंगे। एक होता है बाह्य स्रोती। बाह्य स्रोती को आपको बाह्य स्रोती बहुत ही छोटा सा एक टॉपिक है कि जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां अन्य कंपनी संबंधित नियमों सेवाएं हम स्वयं अपनी कंपनियों के बजाय किसी बाहरी कंपनी से काम लेना चाहें। जैसे कि मान लीजिए भारत है, तो भारत जो है अपनी कंपनियों के अलावा जब बाहरी कंपनियों से भी काम लेने लगे तो हम उसे बाह्य स्रोती कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा घर में आदमी होते हैं, हम दूसरा से मजदूरी करवा रहे हैं, तो बाह्य स्रोती हो गया, बाहर का स्रोत हो गया, काम खत्म हो गया। चलिए सेवा क्षेत्र की बुनियादी सुविधाएं। सेवा क्षेत्र की बुनियादी सुविधाएं क्या क्या हैं? तो ये सवाल यहाँ से नहीं पूछता है, नहीं पूछेगा, इतना तो क्लियर है। चलिए इसको ख़त्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं वैश्वीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। वैश्वीकरण क्या है? चलिए, तो हम लोग जान रहे थे वैश्वीकरण के बारे में। तो वैश्वीकरण के लिए जो एक विधि व्यवस्था बनाई गई वो WTO था, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। उसका काम ये है कि विश्व भर में जो देशों का वाद विवाद होगा व्यापार से संबंधित, वो WTO ही संभालेगा। तो आपसे पूछ सकता है। अब हम आते हैं निजीकरण के पास, प्राइवेटाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन के बारे में जानेंगे। तो निजीकरण क्या है जी? तो निजीकरण
किसी भी आर्थिक क्षेत्र को जब हम किसी निजी व्यक्ति के हाथों में दे देते हैं तो वो व्यक्ति वो क्या कहलाएगा, निजीकरण कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, निजीकरण कहलाएगा। जैसे आज भारत में कई सारे क्षेत्रों को जो है प्राइवेट कंपनियों के हाथ में दे दिया गया है, तो हम उसे कहेंगे निजीकरण। उदारीकरण क्या है, तो सुनिए, उदारीकरण बहुत ही अच्छा शब्द है। उदारीकरण, जब कोई भी बाहरी जो कंपनी है जब किसी देश में जब आता है, तो वो क्या करता है, सबसे पहले देखता है कि हमें यहाँ कंपनी लगाने के लिए क्या करना चाहिए, लाइसेंस लेना चाहिए, ये करना चाहिए, परमिट लेना चाहिए, हेन तेन, बहुत सारी बाधाएं होती हैं। तो जब कोई भी देश उस बाधाओं को हटा दे, उदार कर दे, सरल कर दे, तो हम उस प्रक्रिया को कहेंगे उदारीकरण। जैसे भारत में जो है जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की जब सरकार थी, तो उस समय जो है LPG आया था, लिक्विडाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, समझ गए। तो ये तीनों व्यवस्थाओं को लाया गया था, तब जाके भारत की अर्थव्यवस्था थोड़ा सा ऊपर बढ़ा था। ये तो अर्थव्यवस्था बड़ी चौपटे था, बात को समझ गए। तो क्यों आखिर किया गया, तो इसके पीछे तर्क है कि व्यवसाय और व्यापार संबंधी अवरोधकों की कमी के लिए किया गया, पूंजी का निर्बाध रूप से प्रवाह हो सके, इसके लिए किया गया LPG, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण करने का ये कारण था। प्रौद्योगिकी का निर्बाध प्रवाह हो सके, इसलिए किया गया था। श्रम का निर्बाध प्रवाह हो सके, इसलिए किया गया था। और पूंजी की पूर्ण परिवर्तनशीलता हो सके, इसलिए किया गया था। तो आपसे पूछ सकता है कि आखिर LPG क्यों लाया गया था, क्यों किया गया था, तो आपको इसका तर्क दे देना है, काम खत्म हो गया। यहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल था यही था। अब आपको इसके बाद जो है ज़्यादा दिमाग नहीं लड़ाना है। विश्व व्यापार संगठन के बारे में पढ़ लीजिएगा, WTO जो अभी हम बताए हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो अच्छा भारत इसका जो है संस्थापक सदस्य है। जिस दिन से ये बना है WTO, उस दिन से भारत इसका सदस्य है। तो आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ से सवाल ज़्यादा नहीं बनेगा। वैश्वीकरण के पक्ष में तर्क नहीं पूछेगा, और क्या पूछ सकता है यार, हाँ प्रभाव पूछ सकता है कि निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण के कारण देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा करें, या बिहार की अर्थव्यवस्था पर चर्चा करें, तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना होगा। याद रखिएगा, जो 1991 में जो आर्थिक सुधार हुआ था उसके बारे में आपसे सवाल पूछ सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको देख लेंगे। अब लास्ट जो चैप्टर है आपका वो है क्या बोलते हैं, उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। तो यहाँ आपको बेसिकली सिर्फ और सिर्फ इस बात के बारे में चर्चा करना है कि उपभोक्ता जब कोई भी सामान लेता है, जब कोई भी वस्तु खरीदता है, तो उसे किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 एक तो याद रख लीजिएगा, बाकी आपको किसी बात का जो है टेंशन नहीं करना है। चलिए, अजान तो हो रहा है, चुप रहिए। चलिए बाकी हम आगे चर्चा कर देंगे। शुक्रिया। मिलते हैं, लाइक सब्सक्राइब करते हैं।